हाँ जी, हाँ ठीक है, सबको खबर है। आजकल आप लोग व्यक्तिगत जीवन की ज़्यादा खबरें रखते हैं राजनीतिक से। शुरू करें? खबर बनाने से सिर्फ उसके ज़्यादा फालतू किसी की खबर बनती है। शुरू करें? आप सबका आम आदमी पार्टी के आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत। मैं पहले आज जिस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसके बारे में अपनी बात आम आदमी पार्टी की ओर से रखूंगा। उसके बाद आपके जो भी सवाल जवाब होंगे वो हम करेंगे। 2010 में एक पिक्चर आई थी पीपली लाइव, उसका गाना था सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। आज ये गाना देश की एक बड़ी आबादी के कान में रोजाना गूंजता है। साथियों, आज इस देश में जानलेवा महंगाई है और इस जानलेवा महंगाई के चलते दवाई से लेकर पढ़ाई तक हर चीज महंगी हो गई है। इस मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में 30 साल की सर्वाधिक महंगाई देने का काम और एक रिकॉर्ड कायम करने का काम भारत देश ने किया। और मुझे बताते हुए बहुत चिंता और दुख बहुत दुख होता है कि इस देश में एक अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन यानी कि अनियंत्रित महंगाई के चलते देश की जो एक आम थाली होती है जिसमें दाल होती है, रोटी होती है, प्याज टमाटर होता है, पनीर होता है, वो एक आम थाली 24% महंगी हो गई है। 24% उसमें प्राइस राइज हुआ है। दूध, दही, चावल, आटा, दाल, चाय, कॉफी, इस पर तो अंग्रेजों ने भी कभी टैक्स नहीं लगाया, जो आज की प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार लगाए जा रही है। और इस दौर में इस घटती कमाई और बढ़ती महंगाई के दौर में जनता को अब आधार कार्ड की नहीं उधार कार्ड की आवश्यकता पड़ गई। साथियों, पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने टैक्स लगा लगाकर और पदार्थों को इतना महंगा कर दिया कि आज जब महीने के अंत में एक आम आदमी अपनी जेब में हाथ डालता है ये देखने के लिए कि कुछ 2-4 पैसे भी बचे कि नहीं बचे, तो उसे बहुत निराशा होती है, बहुत दुख होता है। लेकिन इस महंगाई के आलम में यदि कोई एक राज्य है जो इस महंगाई के आक्रमण से बचा हुआ है, उस राज्य का नाम है दिल्ली। और ये मैं नहीं कह रहा, एक रिपोर्ट जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने जारी करी है, वो ये बताता है कि राष्ट्रीय स्तर पे औसत महंगाई 6.83% है, यानी कि 6.83%। यानी कि जहां देश भर में 6.8% औसत महंगाई है, वहां दिल्ली में मात्र 3% महंगाई, 3% महंगाई, यानी कि राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम महंगाई दिल्ली में है। यह रिपोर्ट हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने जारी करी है, जिसे MOSPI भी कहा जाता है, जिसने कहा कि राष्ट्रीय एवरेज महंगाई है 6.83%, जिसमें कई बड़े राज्य हैं। राजस्थान में 8.6% महंगाई, हरियाणा में 8.27 महंगाई है, उड़ीसा में 8.23 महंगाई है, तेलंगाना में 8% से ज्यादा महंगाई है। इस सारे महंगाई के आलम में दिल्ली में मात्र 3% है, यानी कि दिल्ली में महंगाई की दर राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम। ऐसा कैसा हुआ कि जब पूरे देश पर मोदी सरकार ने महंगाई का आक्रमण किया तो एक राज्य बच गया, एक छोटा सा राज्य, हिंदुस्तान का दिल्ली बच गया। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ
कि भाजपा की सरकार के महंगाई के बाणों को ढाल बनकर अरविंद केजरीवाल जी ने रोका और दिल्ली वालों पर भाजपा सरकार के ये महंगाई के बाण लगने नहीं दिए, उन्हें छूने नहीं दिया एक भी बाण, बल्कि ढाल बनकर अरविंद केजरीवाल जी ने एक एक बाण को रोकने का काम किया। साथियों, जब ये सरकार बनी थी 2014 में भाजपा की, मोदी जी की सरकार, तब पेट्रोल 55 रुपए प्रति लीटर मिला करता था, आज 100 रुपए प्रति लीटर मिलता है। डीजल 45 रुपए प्रति लीटर मिला करता था, आज 90 रुपए प्रति लीटर मिलता है। दूध लगभग 34-36 रुपए प्रति लीटर मिला करता था, आज 7 रुपए प्रति लीटर मिलता है। गैस का सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था, आज लगभग 1100 रुपए का मिलता है। यानी कि महंगाई को डबल ट्रिपल करने का काम जो केंद्र में बैठी सरकार ने किया, उससे जनता आज त्राहिमाम कर रही है। मैं महाभारत का एक अंश आपसे साझा करना चाहूंगा। महाभारत में एक राजा के क्या 36 गुण होने चाहिए उसका उल्लेख किया हुआ, और ये उल्लेख और ये सीख खुद पितामह भीष्म ने बाणों की मृत्यु शैया पे जब वो लेटे हुए थे, खुद युधिष्ठिर को ये 36 गुण जो राजा में होने चाहिए उसका वर्णन करते हुए युधिष्ठिर को सीख दी। उसमें एक गुण था क्रूरता का आश्रय लिए बिना अर्थ यानी धन संग्रह करना, यानी कि राजा को किसी प्रकार की क्रूरता को नहीं, यानी कि खूब टैक्स लगाकर महंगाई कर जनता से पैसे वसूल नहीं करने चाहिए। अगर वो करेगा तो वो राजधर्म का पालन नहीं कर रहा राजा। लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने राजधर्म को त्याग दिया। लेकिन एक सूबे की सरकार इस देश में ऐसी है जिसने राजधर्म का पालन किया। मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने राजधर्म का पालन किया, और पितामह भीष्म ने जो 36 गुण बताए थे जो एक राजा में होने चाहिए, एक प्रशासन चलाने वाले व्यक्ति में होने चाहिए, वो गुण अरविंद केजरीवाल जी में नजर आते हैं। वो गुण प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा की सरकार में नजर नहीं आते। साथियों, दिल्ली में महंगाई क्यों कम है? ऐसा क्या हो गया दिल्ली में कि देश में 6.8% महंगाई और दिल्ली में आधे से भी कम दर? यानी कि दिल्ली वालों को क्यों नहीं महंगाई छू रही जो देश के तमाम लोगों को छू रही? वो इसलिए क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने एक वेलफेयर मॉडल दिया, जिस मॉडल को मैं कहता हूं केजरीवाल महंगाई राहत मॉडल। अरविंद केजरीवाल महंगाई राहत मॉडल, जिसके तहत दिल्ली के लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती, दिल्ली के लोगों को 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिलता, दिल्ली के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त मिलता है, और दिल्ली की महिलाओं को यातायात की सेवाएं मुफ्त मिलती, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मुफ्त मिलती। और अगर आप इसका जमा करें कितना खर्च बचता है, कितना पैसा बचता है, तो आप देखेंगे कि दिल्ली के एक औसत परिवार की लगभग महीने की बचत करीब 15-16 हजार रुपए प्रति महीना है, जहां 3-4 हजार रुपए बिजली हर महीने बच जाती है, 1,000 रुपए का खर्च पानी पे बच जाता है, 6-7 हजार रुपए की बच्चों की फीस बच जाती है स्कूल की, 3,000 रुपए जो एक परिवार औसतन दवा दवाई पे खर्च करता है वो बच जाता है, 1,000-1,200 रुपए बस का किराया बच जाता है। ये सारी चीजें का जमा अगर आप कर लें तो आप पाएंगे कि 15-16 हजार रुपए कम से कम दिल्ली के लोगों को राहत देने का काम हर महीने अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है, अरविंद केजरीवाल जी बेफजूल की बातें नहीं करते। वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के शिगुफे नहीं छोड़ते। वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत देश का नाम बदलने की, इंडिया से भारत करने की गुहार नहीं लगाते। अरविंद केजरीवाल जी देश के मुद्दे, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों पर हो रहे अत्याचार हो, इन मुद्दों के बारे में बात करते हैं, इसका सल्यूशन, इसका हल जनता के बीच रखते हैं, और भारत देश को नंबर 1 देश दुनिया का बनाने का सपना लेकर काम करते हैं, बेफिजूल की बातें नहीं करते। और जिस चीज को, हमारी जिस स्कीम्स के चलते आज दिल्ली में सबसे कम महंगाई है देश भर में, सबसे कम महंगाई देश भर में अगर अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली में है तो वो इसलिए है क्योंकि वेलफेयर स्कीम्स अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू करी, जिसे
भाजपा के लोग रेवड़ी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी रेवड़ी मारते हैं। मैं भाजपा के लोगों को कहना चाहूंगा कि ये रेवड़ी नहीं, ये प्रीपेड सेवाएं हैं। प्रीपेड कैसे? इन सारी सेवाओं के लिए आप टैक्स भरते हैं। गरीब से गरीब आदमी भी आज इस देश में टैक्स भरता है। जीएसटी लगा लगा कर हर वस्तु पे आज आपको टैक्स भरना पड़ता है। वो टैक्स कहां जाता है? सरकारों के खजानों में जाता है। कुछ सरकारें हैं इस देश में जो वो पैसा आपका लूट लेती हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं इस देश में जो आप ही का पैसा इन सेवाओं के माध्यम से आपको वापस देती है। इसीलिए जब कोई भाजपा का नेता आपको कहे कि रेवड़ी लेते हो, सरकारें तुम्हें रेवड़ी देती हैं, तो बोलना ये रेवड़ी नहीं, ये प्रीपेड सेवाएं हैं, इसके लिए पैसा हम भरते हैं टैक्स के माध्यम से। और कमाल देखिए, सरकार का खजाना अपनी जनता पे लुटाकर उन्हें सबसे कम महंगाई और सबसे सुविधाजनक जीवन देने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार मुनाफे की सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ऋण मुक्त सरकार है, डेट फ्री सरकार है। क्यों? क्योंकि यह सरकार भाजपा की 40% कमीशन वाली सरकार नहीं, यह अरविंद केजरीवाल जी की 100% डेडिकेशन वाली सरकार है। 40% कमीशन वाली सरकार नहीं, अरविंद केजरीवाल जी की 100% डेडिकेशन वाली सरकार है। इस संदर्भ में कोई सवाल हो तो आप सब पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है, आप उसके मेंबर हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ पूछते हैं जो आप लेके जा रहे हैं, एजेंडा क्या होगा आप लोग? जी, आज इंडिया अलायंस की जो मुख्य समिति बनी है जिसका नाम कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसकी बैठक है। शाम 4 बजे शरद पवार जी के घर पे हमारी बैठक होगी। आम आदमी पार्टी की ओर से मुझे वहां चुनकर भेजा गया है। उस समिति में मैं जरूर पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल जी की ओर से अपनी बातें रखूंगा। और मुख्य तौर पर क्या वो एजेंडा होगा इस अलायंस का, वो कैसे हम लोगों के बीच लेकर जाएंगे, चुनाव प्रचार कैसा होगा, सीट शेयरिंग कैसे होगी, इन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और जब चर्चा से एक समाधान निकलेगा, एक कंक्लूजन बनेगा, वो जरूर आप सबको समय पर बताया जाएगा। कल आप लोगों ने घोषणा की अकेले हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो सवाल उठ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव आप मिलकर लड़ने की बात करते हैं, देश को बचाने की बात करते हैं, और विधानसभा कह रहे हैं हम अकेले लड़ लेंगे। देखिए, मैं अक्सर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को 77 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य से देखता हूं। 1977 में भी एक शक्तिशाली सरकार थी जिसने देश की जनता पर महंगाई, बेरोजगारी, हिटलरशाही थोप दी, और उस महंगाई, हिटलरशाही और बेरोजगारी से देश को बचाने के लिए तमाम राजनीतिक दल इकट्ठे हुए और साथ आकर राष्ट्रीय चुनाव साथ में मिलकर उन लोगों ने लड़ा। एक जनता पार्टी का बैनर बना जिसमें वामपंथी भी थे, जनसंघी भी थे, सोशलिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट भी थे। कुछ उसी तरह आज एक हमारी एक छतरी बनी है, एक अलायंस बना है जिसका नाम है इंडिया, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ भारत के 135 करोड़ लोग इस छतरी के नीचे समा जाते हैं राष्ट्रीय चुनाव के लिए, कि 2024 में जब देश को एक नई सरकार देने का मौका आएगा तो हम इस महंगाई और बेरोजगारी देने वाली भाजपा सरकार को बेदखल करेंगे और जनता का शासन वापस लेंगे। लेकिन आज हरियाणा से बयान आया है हुड्डा का, उन्होंने ये कहा है कि 10 में से जो 10 सीटें हैं उस पर हरियाणा कांग्रेस वहां पर चुनाव लड़ेगी, और उन्होंने ये भी कह दिया कि हाल ही में जो एक चुनाव हुआ था वहां आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी आदमपुर में, तो इस तरह से जब कांग्रेस कह रही है हरियाणा में, तो आपको कैसे समर्थन मिलेगा? आप मीटिंग में कैसे जाएंगे और कैसे एक टेबल पर बैठकर आप बातचीत कर पाएंगे? 2 चीजें बस कहना चाहूंगा। अगर इंडिया गठबंधन को तमाम नेता, राजनीतिक दल और जनता भी सफल बनाना चाहती है, जो कि सफल होगा, निश्चित तौर पे होगा, तो सबको 3 चीजें त्यागनी होंगी: मनभेद, मतभेद और महत्वाकांक्षा। जब ये 3 चीजें हम त्यागेंगे राजनीतिक तौर पे, तभी
ये इंडिया गठबंधन सफल होगा। और मेरा ये मानना है कि जो ये कोऑर्डिनेशन समिति है इंडिया अलायंस की, यही वो समिति है जो ये सीट शेयरिंग से संबंधित तमाम फैसले लेगी। कोई नेतागण अगर व्यक्तिगत तौर पे अपनी राय जाहिर करना चाहते हैं, वो पार्टी प्लेटफॉर्म्स के भीतर भी और उसके अतिरिक्त भी जरूर जाहिर करें, उन्हें आजादी है। लेकिन कोऑर्डिनेशन समिति वो समिति है जो पार्टी के तौर पे तय करेगी कि किस राज्य में कैसे सीटों का बंटवारा होगा। और कोई एक राज्य एक समान नहीं है। जो स्थिति बंगाल की है वो स्थिति तमिलनाडु की नहीं है, जो महाराष्ट्र की है वो बिहार की नहीं है, जो उत्तर प्रदेश की है वो दिल्ली पंजाब की नहीं है, जो हरियाणा की है वो गुजरात की नहीं है। तो हर राज्य का अपना एक पॉलिटिकल कम्प्लेक्शन है, एक इलेक्टोरल रंग है, और उसके हिसाब से सारी चीजें तय होंगी। बात करेंगे कि बयान ऐसे ना आए पार्टी की तरफ से, उनके नेताओं को बोलेंगे। अब जो बातें मैं बैठक में करूंगा, मैं उसे सार्वजनिक तौर पे आपसे साझा नहीं करूंगा। पार्टी अटैकिंग मोड में ये भी लगातार कहती है कि इस अलायंस का कोई चेहरा नहीं है। अभी लल्लन सिंह ने नाम लिया कि नीतीश कुमार चेहरा होना चाहिए। राहुल गांधी के लिए भी पीछे से बैकिंग आ रही है, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, लालू कह रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है जिसमें लगातार अटैक अलायंस पे होता है। आप चलिए, हमारे पास तो बहुत चेहरे हैं, हमारे पास तो बड़े सफल एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिन्होंने बड़े सफल प्रशासन चलाए। क्या भाजपा में कोई है जो खड़ा होकर कह सकता है कि मैं चाहता हूं कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बने? या भाजपा में कोई है जो ये कहे कि मैं चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ 2024 में भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों? भाजपा में कोई ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता। सवाल है क्योंकि आप जब इंडिया अलायंस की बात आती है तो आप 1977 का जिक्र करते हैं और हिटलर शाही की सरकार बताते हैं, तो क्या आप इंदिरा गांधी को हिटलर बता रहे हैं? दूसरा सवाल ये, इसी के आगे में दूसरा सवाल पूछूं, पहले इसका जवाब दे दिए, क्या इंदिरा गांधी को आप हिटलर मानते हैं? देखिए, उस समय इमरजेंसी जिस प्रकार से देश की जनता पे थोपी गई, नसबंदी हुई, उससे तमाम देश की जनता का एक भाव यही है कि उससे मुक्ति चाहिए थी, और उस मुक्ति के लिए ही देश के लोगों ने वोट दिया। इसीलिए आज भी जिस प्रकार का एक अघोषित आपातकाल हम इस देश में देख रहे हैं, उससे भी जनता निजात चाहती है कि कोई मोर्चा बने, कोई अलायंस बने जो इस सरकार को हटाए। सर, दूसरा सवाल एक है कि सनातन धर्म को लेकर चर्चा हो रही है। आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है, डीएमके वहां रहेगा, आपका सहयोगी है, लगातार कह रहा है कि सनातन को खत्म करने के लिए, सनातन को मिटाने के लिए पूरा इंडिया अलायंस का गठन हुआ है। क्या नेता लगातार देखिए, मैं बस इसी में बैठक में ये ऐड होगा कि जो बयान आ रहे हैं डीएमके की तरफ से, वो उस पर चर्चा होगी क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोऑर्डिनेशन समिति के भीतर हम क्या बात रखेंगे और क्या चीजों पे चर्चा होगी, वो सार्वजनिक तौर पे बात नहीं करूंगा मैं, और ना ही करनी चाहिए। जो भी कंक्लूजन्स निकलेंगे वो आपके सामने रखे जाएंगे। लेकिन जहां तक इस बयान का सवाल है, मैं साफ कर दूं कि मैं खुद सनातन धर्म से आता हूं, और जो बयान आ रहे हैं सनातन धर्म के विरुद्ध, मैं उसकी निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं, और उसके विरोध में खड़ा हूं। किसी को भी इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए। हर धर्म का आदर, सम्मान, सत्कार होना चाहिए, और इस प्रकार के बयानों से हम सबको दूर रहना चाहिए। बस मैं इतना ही कह के जो भी अपनी बाकी बात है वो मैं समिति के भीतर। आपने त्याग की बात की, आपने महत्वाकांक्षा की बात की कि सब कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी, लेकिन पंजाब में आप ही की सरकार के नेता और मंत्री ये कह रहे हैं कि जो पंजाब में चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी। सबसे चर्चा करेंगे। लेकिन कांग्रेस, एक तरफ आप कांग्रेस को त्याग करने की सलाह दे रहे हैं और आपकी पार्टी ये कह रही है कि हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, तो विरोधाभास है। मैंने आज की ये प्रेस वार्ता आम आदमी पार्टी की सीट शेयरिंग कैसे होगी, क्या होगी, उस पर नहीं बुलाइए मेरे मित्र। ये मुख्यमंत्री जो शामिल होते हैं उस बैठक में, वो कह देते हैं कि हम पंजाब का चुनाव लड़ने में सक्षम देखिए, ये सारे फैसले आम आदमी पार्टी की ओर से हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी लेती है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो फैसले लेगी, कोऑर्डिनेशन समिति से जो एक प्रकार का कंसेंसस बनेगा, उसी के अनुसार आगे का कैसे गठबंधन में सीट शेयरिंग का कम्प्लेक्शन रहेगा, उस पर चर्चा होगी। आज की प्रेस वार्ता मैंने सीट शेयरिंग पर नहीं बुलाई, लेकिन मैं इतना जरूर कह दूं, और एक बड़ी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, कि आज सीटें जरूरी नहीं है। आज किस राज्य में किस पार्टी को गिव एंड टेक करना पड़ रहा है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, वो जरूरी नहीं है।
जरूरी भारत देश है, देश को बचाना जरूरी है। अगर 2024 में देश नहीं बचा तो शायद ये इस देश का आखिरी चुनाव हो, इसके बाद चुनाव ना हो। अगर 2024 में देश नहीं बचा तो शायद बेरोजगारी और महंगाई कुछ इस कदर हो जाए कि देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से गुवाहाटी तक हर जगह त्राहिमाम हो जाए। और अगर 2024 के चुनाव में देश नहीं बचा तो हो सकता है इस देश में संविधान और लोकतंत्र दोनों समाप्त हो जाएं। इसलिए देश जरूरी है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, मतभेद और मनभेद जरूरी नहीं है। और इस स्पिरिट के साथ अलायंस के भीतर चर्चा होनी चाहिए और इसी स्पिरिट के अनुसार अलायंस के भीतर चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताऊंगा आपको, जैसे ही बैठक खत्म होगी मैं सबसे पहले आपको फोन करके बताऊंगा कि बैठक में क्या, सबसे पहले आपको फोन। हिकअप्स की बात हो रही है, लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि सीपीएम ने मेंबर नहीं भेजा है, टीएमसी से अभिषेक बैनर्जी नहीं आ रहे और आप लोग नहीं। देखिए, अभिषेक बैनर्जी जी तृणमूल कांग्रेस से इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आज उन्हें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो भारतीय जनता पार्टी का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने समन किया है और आज उन्हें बुलाया है। इस कारणवश वो नहीं आ पा रहे हैं। ये एक राजनीतिक तौर पे सबसे महत्वपूर्ण समिति आज इस देश में है, उसकी बैठक है और उस बैठक के डेट के सुनिश्चित होने के बाद उन्हें इस प्रकार के समन्स मिलते हैं और उस दिन बुलाया जाता है। हम इसकी निंदा करते हैं। जिस प्रकार से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आज देश के तमाम विपक्षी दलों को टारगेट कर रहा है, उसकी निंदा करते हैं और बस इतना ही कहना चाहते हैं कि ये समिति जरूर सबकी भागीदारी से फैसले लेगी, सबकी हिस्सेदारी भी होगी, सबकी भागीदारी भी होगी। बार-बार ये आ रहा है नीतीश कुमार नाराज है। ये तो आप जानते हैं, मैं तो नहीं जानता, मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है। अगर संबित पात्रा ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप छोड़ दीजिए। उन्होंने इस पे एक सवाल इस पे बोला है सनातन पे कि ये सब सोनिया गांधी के। मैंने आपको जवाब दे दिया अपनी ओर से। अच्छा, मैंने अपनी ओर से विस्तार से जवाब दिया। मैं किसी भी सवाल से नहीं भागा। आखिरी सवाल कौन पूछना? अच्छा, आप पूछ चुके हैं। आप पूछिए, ये पूछिए। जावेद जी पूछना चाह रहे हैं, उनका सवाल। मुंबई से खबरें आ रही हैं, 18 से आपकी सारी सेरेमनीज हैं। आपको बहुत जल्द शादी के बारे में बताऊंगा। आपको बहुत जल्द बताऊंगा शादी के बारे में। थैंक यू, बताऊंगा आपको। थैंक यू। महंगाई की मार पर अब होगा वार। पठानकोट में पहली बार डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141।